अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जी एक्सेस। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिकल है, एनालिटिकल ज़्यादा है इस कंपेयर टू बाकी जो चैप्टर्स हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से भी, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। वेक्टर क्या चीज़ है? फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज जो है दे पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि एक मिकदार है कितनी, बट सम क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना भी जरूरी होता है। ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर। फिजिक्स में दो तरह के हमारे पास क्वांटिटीज है। एक स्केलर क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, आपने 9th में डिफिनेशन पढ़ा था कि दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नाउन एज द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं, या वो क्वांटिटी जिसमें ये दो चीजें जरूरी होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड हमें बताता है क्वांटिटी कितनी है, और यूनिट हमें बताता है कि क्वांटिटी नेचर में क्या है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप 5 लिख लेते हैं, तो 5 यहाँ पे दोनों में 5 लिख लेता हूँ। ये मैग्नीट्यूड शो तो कर रहा है कि 5 है, पर ये है क्या चीज? जब इनके पास के साथ आप यूनिट लगा लेते हैं ना, मीटर है और ये सेकंड है, तो ये इसका नेचर शो करता है कि ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास टाइम है। यूनिट जो है वो किसी चीज को पहचान दे देता है। ये एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। अब अगेन ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारे पास एक स्केलर्स है, स्केलर, और दूसरा वेक्टर है। स्केलर कौन से क्वांटिटी है? वो क्वांटिटीज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास जस्ट इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट हो तो हम इसको समझ सकते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है स्टूडेंट, तब तक आप क्वेश्चन को अपने जहन में रखें, और किसी के पास जवाब है तो नीचे कमेंट में लिख लें। इस चीज का मकसद क्या है कि जब हम कहते हैं कि स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती और वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, मैं ये लिख के बाद में इसका जवाब दे देता हूं। तब तक अगर आपके पास जवाब है तो आप नीचे कमेंट में लिख लें। स्केलर हमारे पास है डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट हो तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास उसके लिए, ठीक है, कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके लिए डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। अब स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, पहले एग्जांपल आप इसके सुन लें। स्केलर के एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। ये सारी चीजें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास, लेट्स से एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ठीक है, मोमेंटम है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने कहा कि ये इसका मतलब क्या है कि स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, ये ध्यान में रखें। इसका मतलब ये है कि स्केलर का अगर आप डायरेक्शन चेंज भी कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिखा है ना, चले मैं लिख लेता हूं इसको। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, by changing the direction if the result remains unchanged, अगर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होंगी फिर? स्केलर। और वेक्टर आप खुद लिख लें। अगर आपका किसी एक क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज करने से
रिजल्ट पे असर पड़ता है, रिजल्ट चेंज होता है, तो हम इसलिए कहते हैं कि वेक्टर के साथ डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। यहां पे मैं आपको एक वॉल्यूम का ले लेता हूं। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हमारे पास वॉल्यूम है। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं कि हाइट मल्टीप्लाइड बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी चीज की जस्ट लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इस चौक का लेंथ फाइंड आउट करता हूं, तो अगर इस इंड से लेके इस इंड तक मैं फाइंड आउट करूं जितना लेंथ है, या इस इंड से लेके इस इंड तक फाइंड करूं, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ आएगी बात? इसी तरह वेक्टर को जरा देखें। वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्टूडेंट उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रिजल्ट कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चले एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। अगर एक बॉडी हमारे पास ये, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, जरा देखिए, एक F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ऊपर लग रहा है। तो इस बॉडी का रिजल्ट, इस सेटअप का रिजल्ट क्या हो जाएगा? द बॉडी विल ट्रांसलेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये यहां पे आ जाएगी, ऐसा है कि नहीं? बॉडी ट्रांसलेटरी, तो यहां पे मोशन कौन सा हो रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर अब मैं एक फोर्स का डायरेक्शन इसमें चेंज कर देता हूं, वो उलट कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, जरा देखिए, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, यहां पे हमारे पास ये वही बॉडी है, पहला फोर्स हमारे पास उस तरह लग रहा है, लेकिन दूसरा फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं। अब मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, न फोर्स चेंज किए न बाकी सेटअप चेंज किया हुआ, जस्ट एक फोर्स का मैंने डायरेक्शन चेंज किया। अब ये बॉडी क्या करेगा? ये बॉडी अब रोटेट करेगा, रिजल्टेंट में चेंज। वहां पे रिजल्ट क्या था? वहां पे रिजल्ट ट्रांसलेटरी मोशन था, यहां पे अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? रोटेटरी मोशन हो गया, ठीक है, रोटेटरी मोशन। इस चीज को हम बोलते हैं, यही वो कॉन्सेप्ट है पीछे कहानी के। हम कहते हैं कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये डायरेक्शन की जरूरत एक्चुअली यही चीज होता है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और वो उसी के साथ उसके रिजल्ट पे असर पड़ता है, तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन चेंज करने से क्वांटिटी के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या, अब वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटीज दैट आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेक्टर क्वांटिटीज? नहीं, यहां पे एक और चीज भी हम ऐड करेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसा कि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आमतौर पे कन्वेंशनल करंट हम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ले लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 3 एम्पियर करंट है, लेट्स से 3 एम्पियर करंट, तो इसका यूनिट भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी हम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं। सो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी? नहीं। यहां पे एक चीज हम ऐड करेंगे, वो ये है कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो जरूरी है, इसके साथ साथ वेक्टर अलजबरा भी वो फॉलो करेगा। अब वेक्टर अलजबरा कुछ और है। वेक्टर अलजबरा में हमारे पास थीटा जो है उसको हम काउंट करते हैं। अभी वेक्टर साथ साथ आएगा जब हम पढ़ेंगे, तो एडिशन और उसमें आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, वहां पे एंगल काउंट करना पड़ेगा। सिंपल अलजबरा नहीं है। अलजबरा में हम अगर सिंपली किसी चीज को ऐड कर देते हैं, वेक्टर को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। कुछ केसेस है, अगर वेक्टर पैरेलल है तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वेक्टर कुछ एंगल पे एक दूसरे के साथ पड़े तो आप इसको सिंपली a प्लस बी नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है कि ये दो चीजें जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसके साथ साथ वेक्टर अलजबरा का ओबे होना भी जरूरी है। सो डेफिनेशन ये हो जाएगा, वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इंपॉर्टेंट थिंग किया है, एंड ओबे वेक्टर अलजबरा, ओबे
वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता तो फिर वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारे पास डायरेक्शन भी है, उसका हम काउंट करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। समझ आ रही बात फिर? ये हमारे पास वेक्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन, हमने बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, हम एटीसी बोल गए, ठीक है। एटीसी, ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं जो वेल नाउन है आपको, बाकी बहुत सारे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो थोड़ा सा हम बाद में जाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में अब फर्क तो है, ये तो हमें पता चला कि स्केलर अलग से क्वांटिटीज है और वेक्टर अलग से क्वांटिटीज है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? अगर कहीं पे लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है? इसके लिए हमारे पास वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, ठीक है। इन टू वेज वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर एक को हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल जो है ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, ये दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नाम से पता चलता है, ये एक सिंबल से हम वेक्टर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी व्हाटएवर, जो भी आप वेक्टर को कन्वेंशनली नाम दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं। तो सिंबॉलिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ, ठीक है, अ लेटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर, इधर कैपिटल, ये कैपिटल भी हो सकता है, और लोअर केस, ठीक है, स्मॉल जिसको हम बोलते हैं। सो कैपिटल लेटर या स्मॉल बाय अ बोल्ड फेस लेटर, याद रखें अ लेटर कैपिटल और लोअर केस हो सकता है, लेकिन होगा क्या? बोल्ड। एक चीज, सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर और a letter with an arrow above or below। या तो आप बोल्ड फेस से इसको शो करेंगे, बोल्ड फेस लेटर से। बोल्ड फेस लेटर का मतलब ये है कि सिंपली अगर हम फॉर एग्जांपल एक एफ लिख लेते हैं तो थोड़ा सा इसको यूं बड़ा करके लिख लेते हैं, ऐसे करके, समझ गई बात? इसी तरह अगर एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं ना ए, तो इसको थोड़ा सा यूं बड़ा करके ऐसे लिख लेते हैं, बोल्ड फेस लेटर। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक बार बार ही पेन घुमाना या इसी तरह अगर हाथ से हम लिखेंगे तो ये टेंशन हो जाएगी। सो इसीलिए या बोल्ड फेस लेटर की जगह हम ऐसे लिख लेते हैं, अ लेटर विद एन एरो हेड, विद एन एरो अबाउ आर बिलो। किसी लेटर के ऊपर या इसके नीचे हम एक एरो का निशान लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको शो करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ एक लिखना, या नीचे लिखना या ऊपर लिखना है। इसी तरह एक्सेलरेशन, यहाँ पे फिर बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इस बुक में आमतौर पर ये वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पे बहुत सारे बुक्स जो है वो ये वाला फॉर्मेट जो है ये फॉलो करते हैं कि ऊपर हम एरो का निशान लगा सकते हैं, लेकिन तरीका ये है कि आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगाने। ठीक हो गया जी? सो ये इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर वेक्टर कहीं पे लिखा होगा या वो बोल्ड फेस लेटर होगा या इस लेटर के ऊपर वो कहीं पे ऊपर या नीचे एक एरो का निशान होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली हम ऐसे कैसे इसको शो कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन with an
एट वन एंड, किसी एक एंड पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है आमतौर पे, और इसके एक एंड पे या इसी एंड पे या इसी एंड पे, दोनों एंड पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि वेक्टर मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकता। दो डायरेक्शन अगर आप दोनों एरो लगाएंगे ना किसी लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये फिर मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा, और मल्टी डायरेक्शनल के वेक्टर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। So graphically, a vector can be represented by a straight line with an arrow at one end. इधर इस एंड पे भी लगा सकते हैं या आप इस एंड पे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो हम मैथमेटिकली शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो है ना 10 न्यूटन फोर्स है, इन ईस्ट डायरेक्शन है या इन वेस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां पे मैग्नीट्यूड जो है वो नंबर शो करता है, नंबर हम लिखते हैं, और डायरेक्शन जो है वो हम लिखते हैं उसके साथ। यहां पे चूंकि प्योरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और प्योरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट हमारे पास ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हम शो करेंगे और डायरेक्शन कैसे शो करेंगे वो तो डिफिनीशन में है ना। सो द लेंथ ऑफ द लाइन जो है, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करता है, जितना लेंथ ज्यादा उतनी मैग्नीट्यूड ज्यादा। और एरो जो है, एरो वो हमारे पास शो करता है डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के डिफिनीशन में हमने यही पढ़ा था ना, हमने दो चीजें शो करनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन कितना है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फोर्स है, एक फोर्स ये है और एक नीचे, लेट्स से दिस इज F1 है और दिस इज F2 है। तो क्लियरली हमारे पास F2 जो है वो 2 टाइम्स F1 के बराबर है, और वो हमें कैसे पता चला, वो उसका लेंथ बिल्कुल हाफ है। तो लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करता है और एरो जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है जी जनाब। अच्छा, अब वेक्टर के कुछ चीजें आपने को करनी। एक इंड ये है, दिस इज इंड 1 ए और दिस इज इंड बी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है इसका। वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं टेल, टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर। और एंड पॉइंट को हम बोलते हैं, या वो एंड जिसके ऊपर एरो होता है, एंड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं हेड, या इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द वेक्टर। ये टेल है और ये हेड है। ये क्यों जरूरी है, ये आगे जाके जब हम एडिशन करते हैं हेड टू टेल रूल या हेड टू टिप रूल, तो वहां पे हेड और टेल आपको जानना जरूरी होता है। अब स्टूडेंट हम आते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर के लिए। ये अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में आपको पहले वो चीजें सीखनी जरूरी होती है, बाद में जब हम उसको डायरेक्टली करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वेक्टर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। पहला क्या है? मैग्नीट्यूड को, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज आल्सो नोन एज मॉडुलस। ठीक है, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। और मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी जब जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिकदार बनाता होता है। ठीक है, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब वेक्टर हमारे पास नेगेटिव की बात आती है ना, तो ये एक्चुअली हम उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। मॉडुलस कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर है, और इसको हम एस से शो करते हैं, तो हमारे पास उसका मॉडुलस जो है उसको हम इस तरह 2 लाइन में बता देते हैं। ये मॉडुलस शो करता है, और ये ऑलवेज। आपको पता है मॉडुलस आप किसी नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम मॉड ले लेते हैं ताकि ये नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव कहीं आ रहा है तो वो इसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। दूसरी बात ये नोट कर दे, वो मैं मिटा रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो है, वेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, बट इट कांट बी डिवाइडेड। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जवाब है तो नीचे लिख लें। वेक्टर ऐड भी हो सकते हैं,
ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है वेक्टर कैन बी एडिड, subtracted and multiplied। ये सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं वेक्टर के साथ, अभी हम करेंगे बाद में एक एक करके, लेकिन इट कांट बी डिवाइडेड। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता, कांट बी डिवाइडेड। डिवाइड क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि द डिवीजन बाय अ डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। जब आप डायरेक्शन को डिवाइड करेंगे तो फिर दो डायरेक्शन बनेंगे ना, और फिर दो डायरेक्शन बनेंगे तो फिर वो वेक्टर ही नहीं रहेगा। एक वेक्टर को आप डिवाइड नहीं, रिजोल्यूशन हम कर लेते हैं, वो कुछ और प्रोसेस है। सो ये वजह ये है बिकॉज द डिवीजन बाय डायरेक्शन, बिकॉज डिवीजन बाय डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। बाय डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ आएगी स्टूडेंट? अच्छा, अब हमारे पास वेक्टर की डिफिनीशन हमने तकरीबन सीख ली है। अब हम वेक्टर के टाइप्स के ऊपर जाते हैं। दो टाइप्स हमारे पास वेक्टर के हैं, एक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल वेक्टर और एक को हम बोलते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। क्योंकि एडिशन की बात आई है ना, तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल वेक्टर है, ज्योमेट्रिकल वेक्टर, और अलजेब्रिक वेक्टर है। ज्योमेट्रिकल वेक्टर किसको बोलते हैं? दिस इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, अ डायरेक्टेड लाइन होता है विद एन एरो हेड। ठीक है, सिंपल कैसा वेक्टर होता है? सिंपल डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, विद एन एरो हेड। इसी तरह एक सिंपल लाइन होता है और इसके ऊपर एक एरो होती है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? वो है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट, इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है और वो किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स से हम इसको बोलते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में अगर आप कोऑर्डिनेट को घुमाएं, कुछ भी करें इसके साथ, तो ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो एक वेक्टर इसी तरह है, अगर वो आप कोऑर्डिनेट x और y, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना लें, x और y को ऐसे, ये x है और ये y हो गया, हमने कोऑर्डिनेट को रोटेट कर दिया। अब रोटेशन से उस वेक्टर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वही इस डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। जब हम कहते हैं वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, सो दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, और ये कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। इसको आप ऐड कर सकते हैं किसके थ्रू? आप इसको ट्राइंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, और आप पैरेललोग्राम लॉ से इसको ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। अब इसके जरिए आप इस वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड कोई खास एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल मेथड जो आ रहा है, जिसमें हम अलजेब्रिक वेक्टर को ऐड करते हैं, वो फिर आपको मैं बताऊंगा कि वो एक्यूरेट क्यों है इसके मुकाबले में। दूसरा वेक्टर, अच्छा समझ आ गई कि एक्सिस रोटेट करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारे पास है अलजेब्रिक वेक्टर। अलजेब्रिक वेक्टर स्टूडेंट होता है ऐसा वेक्टर जो हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में होता है। अलजेब्रिक वेक्टर, अलजेब्रिक वेक्टर, इट कैन बी इन द कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब है? कंपोनेंट फॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक
कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक वेक्टर लेट से ए है। अब ए के हमारे पास कुछ कंपोनेंट है, इसका हम रिजोल्यूशन आपने 10 में पढ़ी है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझाने के लिए ये फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये जो है इसका ए वाई कंपोनेंट है। सो ये कंपोनेंट की फॉर्म में दिया जाता है और ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऐसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वाई ये है, अगर मैं एक्स वाई को थोड़ा सा रोटेट कर दूं लाइक दिस, फॉर एग्जांपल एक्स इधर चला जाएगा, ये एक्सिस हो गया, तो इस मर्तबा यहाँ पे वाई एक्सिस हमारे पास इधर आएगा ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहां पे जब हमने इसको रिजॉल्व किया था, ये रेड वाली केस में जरा देखिए, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट था और ये इसका वाई कंपोनेंट है। अब जरा देखिए वाई कंपोनेंट इतना है इसका, लेकिन अभी अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे ना तो जस्ट इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इतना रह जाएगा, ये ए वाई है और एक्स कंपोनेंट इतना है, ये ए एक्स है। तो कोऑर्डिनेट के घुमाने से एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको घुमाने से इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, कंपोनेंट चेंज हो जाती है। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। सो इट डिपेंड्स ऑन, अलजेब्रिक वेक्टर जो है वो डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो बाय रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट्स द कंपोनेंट्स चेंज। इनको हम एड अप कर सकते हैं किसके जरिए, बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल अभी हम तफसील से पढ़ेंगे, हेड टू टेल रूल एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है। तो ये स्टूडेंट वेक्टर की टाइप्स है हमारे पास दो, और ज्योमेट्रिकल और अलजेब्रिक वेक्टर में फर्क क्या है। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ स्पेसिफाई करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कई तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, सो हम इस वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। वेक्टर का डिफिनीशन यही है ना कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस ए इज नोन एज द यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज ए कैप, इसको ए कैप या ए हैट बोलते हैं। ठीक है, ए कैप ऐसे बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं ए हैट। ठीक है, सो ए हैट द यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू a vector by its magnitude. So unit vector is actually the division of a vector by its magnitude. या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि the unit vector of any vector is a vector having a magnitude, unit magnitude, and it specify only the direction of vector. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिफिनीशन आप खुद लिख ले जैसे मैंने बताया कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और दूसरा डिफिनीशन ये है unit vector of any vector, unit vector of any vector is a vector, ये एक ऐसा वेक्टर है having unit magnitude। unit magnitude का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक होता है, having unit magnitude it's and specify the direction of a vector। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, ये उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को ये डायरेक्शन दे देता है। लेकिन यूनिट वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कॉमन यूनिट वेक्टर जो है, सम कॉमन यूनिट वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है आई। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या इस्तेमाल होता है, आई। और वाई एक्सिस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है जे है, और जी एक्सिस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है के।
इसी तरह एरिया के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास नॉर्मल टू द एरिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एरिया है इसी तरह, तो इस एरिया का जो नॉर्मल है, इस एरिया को परपेंडिकुलर, उसको हम n से n कैप से जाहिर कर सकते हैं। दिस इज फॉर एरिया। इसी तरह किसी स्फेयर के रेडियस का अगर आप बात करें, स्फेयर के रेडियस को, ये फॉर एग्जांपल या सर्कल रेडियस है, तो उस रेडियल डायरेक्शन को हम, ये r का डायरेक्शन है तो हम r कैप लगा लेते हैं। सो ये कुछ कॉमन यूनिट वेक्टर है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उसमें। ये फिजिक्स में वेक्टर का डेफिनेशन, वेक्टर के टाइप्स और यूनिट वेक्टर हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बड़ी तफसील से। तब तक जुड़े रहे जी एक्सेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।